गुड मॉर्निंग। शुरू हो गया है आपका फेवरेट सो फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। तो हर रोज की तरह एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर है आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताने के लिए। और 1 घंटे का ये बुलेटिन आपके लिए बहुत खास सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें न सिर्फ हम आपको खबरें बताते हैं बल्कि हम आपको फिट रहने के लिए भी सुबह सुबह इंस्पायर करते हैं। देखिए, बिल्कुल अलग अंदाज में और नए नए लोकेशंस पर हम आपको लेकर आते हैं और यहीं से देश और दुनिया की हर वो खबर आप तक पहुंचाते हैं, आपके राज्य की खबरें आप तक पहुंचाते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। सुबह सुबह की ये एक अच्छी बात होती है श्वेता की जब आप सुबह उठते हैं तो कई लोगों के रूटीन में और ये होना भी चाहिए कि आप पूजा पाठ करके घर से बाहर निकले। जैसा कि हमारे जो विजय हैं अमित भटवार, जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे लेकिन आप हमेशा उनके माथे पर एक भगवान के चंदन का तिलक आप जरूर देखेंगे पूजा पाठ का। उससे मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है और दिन की शुरुआत इससे अच्छी हो नहीं सकती। बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लगता है और इसलिए जब भी मैं घर से सुबह भी निकलती हूँ दीपिका तो भगवान को प्रणाम करके उनकी पूजा करके निकलती हूँ। उससे अपना दिन बहुत अच्छा गुजरता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जब पूजा पाठ में अगर तंत्र मंत्र घुस जाए ना तो फिर हालात अजीब हो जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ, 2 महिलाएं 5 बच्चों को लेकर के 1 हफ्ते तक एक कमरे में बंद रही भूखे प्यासे। क्या हुआ उसके बाद वो देखिए इस रिपोर्ट में आप। लोगों की भीड़ और पुलिस की मौजूदगी की ये तस्वीरें शाहजहांपुर के बहादुरगंज इलाके की हैं। यहाँ एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। दरअसल यहाँ तंत्र विद्या के चक्कर में एक परिवार की 2 महिलाओं ने 5 बच्चों के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। 1 हफ्ते से सभी भूखे प्यासे कमरे में कैद थे, जिसकी वजह से उनकी मानसिक हालत बिगड़ गई थी। खबर मिलने पर मंगलवार को पुलिस ने घर में छापा मारा और सभी का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। खुलने पे देखा तो एक अंदर और कमरा था, उसमें वो भी अंदर से बंद था। बंद होने के बाद उसमें ये अपनी इनकी आवाज़ आने लगी, अंदर मत आना, जय श्री राम, अंदर मत आना, जय बालाजी। तो ये सब टाइप की आवाज़ आने लगी। तब तक फोर्स भी आ गया, फोर्स को फ़ोन कर दिया था हमने। आशंका है कि परिवार के सभी सदस्य तंत्र मंत्र के प्रभाव में थे और बहकी बहकी बातें कर रहे थे। घर में 1 हफ्ते से कोई हलचल नहीं हो रही थी, लिहाजा पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई। कॉलोनी के लोगों ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, लिहाजा पुलिस को खबर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर इनको देखा तो ये सारे लोग बेहोश पड़े थे और उसी हालत में यहाँ पर अस्पताल लाया गया। यहाँ पर प्राथमिक उपचार देने के पश्चात अब इनको शाहजहांपुर रेफर किया जाएगा। अगर पुलिस वक्त पर परिवार का रेस्क्यू नहीं करती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो ये तो गनीमत रही कि वक्त रहते पुलिस यहाँ पर पहुंची, इन भूखे प्यासे लोगों को कमरे से बाहर निकाला और वक्त रहते अस्पताल पहुंचा दिया। और दिल्ली की एक और घटना आपको बताते हैं जहां पर वक्त रहते एक बदमाश को पुलिस ने काबू में कर लिया। बदमाश गोली चलाता उससे पहले ही पुलिस ने धावा बोल दिया। पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। सीसीटीवी में कैद ये वीडियो दिल्ली के निहाल विहार का है। वीडियो में पिस्टल लिए एक बदमाश नजर आ रहा है, उसका साथी एक बाइक पर दिख रहा है। इसी दौरान सादी वर्दी में गश्त पर निकले पुलिस वालों ने दोनों को रोका तो एक बदमाश ने पुलिसकर्मी पर पिस्टल तान दी। हेड कांस्टेबल देवेंद्र ने बाइक सवार बदमाश को पकड़ा तो दूसरे बदमाश ने पिस्टल तान दी, लेकिन अपनी जान की परवाह न करते हुए सिपाही मनोज ने उसे भी दबोच लिया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते मौके पर भीड़ लग गई और दोनों बदमाशों की मौके पर ही लात घूंसों से जमकर धुनाई कर डाली। घटना नीलोठी इलाके की है। गिरफ्तार दोनों बदमाशों की पहचान नवजोत सिंह और ध्यान सिंह के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से एक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। बदमाश ध्यान सिंह पर नजफगढ़ में हत्या का एक मामला भी दर्ज है। पुलिस वालों की बहादुरी से शातिर अपराधी पकड़े गए। इलाके के लोग दोनों पुलिसकर्मी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली की आपने घटना देखी जहां पर पुलिस वालों ने इन बदमाशों को जबरदस्त तरीके से सबक सिखाया, लेकिन वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर पुलिस के साथ हादसा हो गया। दरअसल डकैती के आरोपियों को पकड़ने के लिए जब पुलिस की टीम पहुंची तो उल्टा पुलिसकर्मियों पर ही धावा बोल दिया गया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में।
अस्पताल में भर्ती घायल पुलिसकर्मियों की ये तस्वीरें एमपी के बुरहानपुर की हैं, जहां अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक डकैती में शामिल एक बदमाश को पकड़ा गया था। उसकी निशानदेही पर उसके अन्य साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस धूलकोट गांव पहुंची थी। इसी दौरान आरोपियों के परिजनों ने लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। डकैती का प्रयास करने वाला आरोपी पकड़ा है, तो उसकी निशानदेही पे कुछ और आरोपियों को जो अतिक्रमण में संलिप्त थे उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम धूलकोट में गई थी। और उसके अंदर जो है वो सामने जो उनके घर वाले, महिलाएं और बाकी लोगों के साथ में झूमा झटकी हुई है, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों को चोट आई हुई है। पुलिसकर्मी दुर्गेश पटेल को कमर पर कुल्हाड़ी लगी है। 3 अन्य पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। पुलिस टीम अब हमले में शामिल ग्रामीणों और महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। एसपी का कहना है कि जो भी वारदात में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बुरहानपुर पुलिस भले ही नाकामयाब रही और उल्टे इन आरोपियों को पकड़ने की बजाय खुद वो घायल हो गए, लेकिन मुंबई पुलिस ने पूरी सख्ती दिखाई है। मुंबई पुलिस ने किस तरीके से जो बाइक पर हुड़दंग मचाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की है, उन पर एक्शन लिया है। 84 ऐसे बाइकर्स हैं जिस पर ये एक्शन लिया गया। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बाइकर्स गैंग की ये तस्वीरें मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की हैं। देर रात हाईवे पर एक साथ 48 बाइक रेसर्स उतरे और घंटों तक सरेआम हुड़दंग किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक बाइक में 2 से 3 युवक बैठे दिख रहे हैं, वो भी बिना हेलमेट के। बाइक रेसिंग और स्टंटबाजी में कई नाबालिग लड़के भी शामिल थे। बाइकर्स का सरेआम हुड़दंग जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। देर रात हाईवे पर बाइक रेसिंग की खबर मिली तो बिना देर लगाए पुलिस मौके पर पहुंची और जाल बिछाकर सभी युवकों को एक साथ धर दबोचा। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए युवकों को बाइक रेसिंग, पार्टी और मस्ती के लिए इनवाइट किया गया था। पुलिस इंस्टाग्राम पोस्ट भेजने वाले और बाइक रेसिंग की प्लानिंग में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नए युवकों को बाइक रेसिंग में हिस्सा लेने के लिए उकसाते थे। पुलिस ने 48 बाइक जब्त की हैं और 82 बाइक सवारों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। तो ये जो बाइक पर स्टंटबाजी कर रहे थे, उन्होंने दरअसल ये जो वीडियो है वो GoPro के जरिए बनाया था। हालांकि पुलिस ने इस वीडियो को भी सोशल मीडिया पर डाल करके, और ये वीडियो खूब तेजी से वायरल भी हो रहा है। वैसे वायरल एक बच्ची का वीडियो भी हो रहा है जो परीक्षा में बार बार अटेम्प्ट कर रही है और फेल होने के बावजूद भी जो टेबल है उसको जंप करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा क्या कुछ वायरल है, 2 मिनट के सेगमेंट में देख लीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस छोटी बच्ची पर यह कहावत पूरी तरह फिट बैठती है। ये बच्ची जम करके स्टूल पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी और बार बार गिर जा रही थी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इस दौरान बच्ची के पिता ने उसका हौसला भी बढ़ाया और आखिरकार उसने मंजिल पा ली। इसके बाद बच्ची की खुशी देखने लायक थी। सड़क पर गंदगी फैलाने वालों का यही अंजाम होगा। 9 सेकंड का ये वीडियो साफ सफाई रखने का संदेश भी देता है और इसे न मानने वालों को सतर्क भी करता है। 9 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। एक शख्स चलती कार से बोतल सड़क पर फेंकता है, तभी पास खड़ी लड़की बोतल को किक मारकर सीधा कार के अंदर पहुंचा देती है। वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं, वाह क्या गोल है। तीरंदाजी के कई करतब आपने देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में जिस तरीके से तीर निशाने पर मारा जा रहा है वो सबसे अनोखा है। पैरों में धनुष बांध लिए ये लड़की गजब का बैलेंस बनाती हुई उल्टा लटक जाती है और वो पैरों से ही कमान खींचती है। तीर छूटता है और सीधा निशाने पर जाकर लगता है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को करीब 33 लाख लोग देख चुके हैं। बच्चों की मस्ती कभी कभी बड़ों पर भारी पड़ जाती है। इस वीडियो को देखकर यही कहा जा सकता है कि एक आदमी घर में पेंट करने में बिजी था। सीढ़ी पर खड़े शख्स के एक हाथ में पेंट और दूसरे हाथ में ब्रश था। तभी उसकी बेटी खेलते हुए आई और टॉय गन से उसे फायर किया। इसी दौरान ये शख्स लड़खड़ाया और नीचे सोफे पर गिर पड़ा और पूरा पेंट उसके चेहरे पर गिर गया। बड़ी और महंगी गाड़ियां दूर से जितनी चमचमाती हुई दिखती हैं, पास आने पर वो खतरनाक भी हो सकती हैं। ये बात ट्रैफिक पुलिस के इस कांस्टेबल को समझ में आ गई होगी। ट्रैफिक कांस्टेबल कार के ड्राइवर से कुछ पूछने के लिए नीचे झुकता है, तभी ड्राइवर ने गेट ओपन कर दिया। कांस्टेबल को पता नहीं था कि कार का गेट कैसे खुलेगा। जैसे ही गेट खुला वो सीधा ट्रैफिक कांस्टेबल के चेहरे पर लगा।
और देखिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में हम लगातार आपको ब्रेकिंग न्यूज भी बताते हैं। तो इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताएं जेरूशलम से सामने आ रही है, जहां मस्जिद में इजरायली सैनिकों ने नमाजियों पर बर्बरता की है, उन्हें पीटा गया है, ये नमस्कार करके आंदोलन किया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में अवैध शराब ठेकों के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं। ये तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां सैकड़ों महिलाओं ने रिहायशी इलाके में मौजूद शराब ठेके के खिलाफ मोर्चा खोला और धरना प्रदर्शन किया। हम लोग की मांगे सुने। शिवराज सिंह मामा जी से भी मैं बोलना चाहूंगी, अगर बहनों को 1000 रुपए आप दे रहे हैं तो बहनों की इज्जत के लिए भी आप लोग खड़े हो जाएं और इस चीज के लिए हमारा सहयोग करें। यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के डीएसपी सभी से मैं निवेदन करूंगी कि वे आए और इसको यहाँ से ठेका यहाँ से उठवाएं। महिलाओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से शराब ठेका हटवाने की अपील की। महिलाओं ने कहा कि महिलाएं तभी सुरक्षित रहेंगी जब रिहायशी इलाकों से ठेका हटाया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की महिलाओं ने हिस्सा लिया था। मंदिर है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, आते जाने वाले लोग हैं, हर कोई निकलता है। तो जरूरी थोड़ी ना है कि बस्ती के बीचों बीच आप शराब की दुकान खोल के रखे हैं, तो ये तो गैर कानूनी है ना। शाहजहानाबाद में शराब की दुकानों के विरोध में हिंदू नागरिकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और मुसलमानों ने इफ्तार किया। सभी ने ठेकेदारों से शराब के ठेके को बंद करने का अनुरोध किया। इससे पहले सोशल मीडिया पर बीजेपी विधायक सूबेदार सिकरवार का वीडियो वायरल हुआ था। दरअसल एक महिला विधायक के पास शराब ठेका बंद करने की फरियाद लेकर गई थी, जिस पर विधायक ये कहते हुए नजर आए थे कि वो खुद शराब ठेकेदार हैं। बीजेपी सांसद उमा भारती भी राज्य में शराब की बिक्री को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुकी हैं। शराब नीतियों के निशाने पर रही राज्य सरकार ने बीते 19 फरवरी को नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। तो देखिए खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता उमा भारती भी शराब नीति के खिलाफ विरोध कर रही हैं। फरवरी में इसे लागू किया गया था और महिलाओं को दूसरे संगठनों का भी साथ मिल रहा है। और इधर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी रात भर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग लोकेशंस पर रांची से लेकर के तिरुवनंतपुरम में मशाल जुलूस निकाल करके राहुल गांधी के समर्थन में ये रैली निकाल रहे हैं और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के मशाल जुलूस की 2 तस्वीरें रांची और तिरुवनंतपुरम की हैं। राहुल गांधी के समर्थन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मशाल लेकर सड़कों पर उतरे। रांची में महिलाओं ने भी लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह और मशाल जुलूस में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर लोकतंत्र का दमन करने और संविधान को कुचलने का आरोप लगाया। हम लोग लड़ेंगे, न डरे हैं, न डरेंगे, न झुके हैं, न झुकेंगे और लड़ेंगे। सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे और जनता में इनका जो है करिस्तानी जो है जनता धीरे धीरे समझ रही है। भ्रष्टाचार चरम पर, महंगाई चरम पर, नारी पर अत्याचार। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ना तो वो डरे हैं और ना ही डरेंगे। रांची में कांग्रेस नेता अगले 13 दिनों तक लगातार सत्याग्रह करेंगे और जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे। नुक्कड़ सभाओं के जरिए भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के मुद्दे पर बहस की मांग की है। सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को इसके लिए चिट्ठी लिखी है। तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं पूरे जोरों शोरों से राहुल गांधी के समर्थन में जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और घमासान तो महाराष्ट्र की सियासत में भी मचा हुआ है, जहां पर पहले उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा, जिसका जवाब डिप्टी सीएम ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में दिया। दरअसल सावरकर को लेकर दोनों ही दल आमने सामने हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जुबानी जंग चरम पर है। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को फड़तूस यानी फालतू कहा था, जिसका जवाब नागपुर में फडणवीस ने किस अंदाज में दिया आप खुद ही सुन लीजिए। आज ते मला म्हणाले फडतूस गृहमंत्री उद्धव ठाकरे
फटतूस नहीं कारतूस हूं मैं। झुकेगा नहीं साला, घुसेगा घुसेगा। मंगलवार को सावरकर गौरव यात्रा में शामिल होने के लिए फडणवीस नागपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का सबसे कमजोर सीएम बताया। उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया है उससे नीचे की भाषा मुझे आती है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। उद्धव ठाकरे फ्रस्ट्रेशन में है। 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, घर से बाहर नहीं निकले, घर से कार्य किया, जनता में कभी गए नहीं, इसलिए उनके बारे में जनता जानती है। वीर सावरकर को लेकर फडणवीस ने एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल न सावरकर हो सकते हैं न गांधी। सावरकर बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। राहुल एक दिन भी सावरकर की तरह काल कोठरी में नहीं रह सकते। महाराष्ट्र में सावरकर पर तकरार जारी है। बीजेपी और शिवसेना दोनों ही सम्मान यात्रा निकाल रही हैं और निशाने पर है उद्धव ठाकरे। और इधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हंगामा बरपा है आस्था के साथ मजाक को लेकर के, आस्था का अपमान करने को लेकर। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्या कुछ कहा जिससे हिंदू धर्म को लेकर के एक बार फिर से उन्होंने सवाल उठाए हैं, आप भी सुनिए। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार किया जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के साथ हुई रैली में विवादित नारे लगवाए थे। आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जानबूझकर भगवान राम का अपमान किया और कराया। मिले मुलायम कांची राम, मिले मुलायम कांची राम, ये नारा गूंजा था। और उस गठबंधन के बाद क्या हुआ था? भाजपा का सफाया हुआ था। अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर भगवान राम के अपमान का आरोप लगा है और रायबरेली में मौर्य के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जानबूझकर भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा करोड़ों हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम को लेकर उन्होंने जो अपमान और जो उनका तिरस्कार किया है, इस बहुत निंदनीय है और बहुत असहनीय है। अब पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया है और पुलिस कह रही है कि मामले की जांच की जाएगी। कल की जनसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक विवादास्पद टिप्पणी की है, एक वर्ग विशेष को, एक धर्म विशेष को। इस तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके समस्त तथ्यों की छानबीन की जा रही है। इधर साधु संतों ने अब रामायण और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की है। कहा है कि राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होने से ही सनातनी धर्म ग्रंथों का अपमान होने से बच सकता है। कि इसको सरकार धार्मिक ग्रंथ के रूप में घोषित कर दिया। यदि राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति इस पर कोई आरोप नहीं करेगा। यदि करता है तो उसमें ये विधान होता है कि उसको तुरंत दंड दिया जाए। रामचरितमानस और रामायण को धार्मिक ग्रंथ घोषित करने की मांग को लेकर एक पत्र भी केंद्र सरकार को लिखा गया है। तो रामचरितमानस को लेकर के और भगवान राम के अपमान को लेकर के जबरदस्त तरीके से हंगामा बरपा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस हालांकि दर्ज कर लिया गया। इधर हंगामा तो रामनवमी में के दौरान जो शोभा यात्रा बंगाल में निकाली गई उसमें भी देखने को मिला और उसको लेकर के केंद्र सरकार सख्त है। ममता सरकार से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की एक अहम याचिका पर आज सुनवाई होनी है। और क्या कुछ खास है देश में, आज आपको दिखाते हैं 2 मिनट में। एक दिन बाद बीजेपी अपना 44वां स्थापना दिवस मनाने वाली है और सूत्रों के मुताबिक स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी 10,40,000 बूथों के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस दौरान संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में बीजेपी के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और कई सीनियर नेता दिल्ली में बीजेपी के एक्सटेंशन ऑफिस में रहकर पीएम मोदी का संबोधन सुनेंगे। पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा और आगजनी को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। गृह मंत्रालय ने 3 दिनों के अंदर ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को लगातार बंगाल में निशाना बनाया जा रहा है।
विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी समेत केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर आज देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई है। कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों की याचिका पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। याचिका में जांच एजेंसियों को लेकर गाइडलाइंस जारी करने की मांग की गई है। उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अतीक अहमद के पुराने घर से पुलिस ने 1 आईफोन, रजिस्टर और 2 आधार कार्ड बरामद किए हैं। 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए अतीक के गुर्गों से पूछताछ के बाद यह बरामदगी हुई। बताया जा रहा है कि बरामद आईफोन से पुलिस को हत्याकांड से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली हैं। पुलिस इस आईफोन को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजने की तैयारी कर रही है। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में आज पूर्व डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया की पेशी है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिसोदिया को ईडी ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। आज सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले सीबीआई अदालत ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। तो रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान हावड़ा और हुगली में जमकर बवाल हुआ था। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी भी की गई थी, आगजनी की गई थी और बिहार में भी कुछ ऐसी तस्वीर नजर आई थी। लेकिन अब बिहार में तो देखिए शांति धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो कर्फ्यू लगा था उसमें कहीं ना कहीं अब ढील दी गई है। लेकिन सियासत अभी भी गर्म है। असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में शामिल होने को लेकर के क्या कुछ कहा, सुनिए। बिहार के नालंदा और सासाराम जिलों में अब हालात सामान्य हैं। मंगलवार को कर्फ्यू में ढील दी गई, सुरक्षा के बीच मार्केट खोले गए। हालांकि नालंदा में स्कूल कॉलेज को 6 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा भी 6 अप्रैल को ही बहाल की जाएगी। सासाराम में भी अभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। दोनों जिलों में अभी भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है उनके खिलाफ वारंट माननीय न्यायालय से लिया जाएगा और उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। अभी तक अपडेट क्या है गिरफ्तारी एफआईआर के लिए? गिरफ्तारी 130 है, एफआईआर की संख्या 15 है। रामनवमी जुलूस के दौरान दोनों जिलों में हिंसा भड़की थी। उपद्रव और आगजनी को लेकर पुलिस ने नालंदा में अब तक 130 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि सासाराम में 49 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सूबे में शांति है, लेकिन सियासत अभी भी गर्म है। ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ, ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं। नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए। जो धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, ऐसी स्थितियों में उनको, इस तरह की स्थितियों में उनको फायदा होता है। जो सभी धर्म को लेके चलने वाले लोग हैं, उनको ऐसी स्थिति में नुकसान होता है और उनको टेंशन भी होता है। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन लोगों में दहशत कायम है। अभी भी कई घरों में ताले लटके नजर आ रहे हैं। बाजार के पीछे जब सफाई की गई तो वहां हिंदू मंदिर के अवशेष मिले, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन नाराज हैं। और आखिर किस हिंदू मंदिर का ये अवशेष बताया जा रहा है, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। पुणे की बड़ी शेख दरगाह के पीछे कुछ ऐसा मिला जिससे बवाल शुरू हो गया। दरअसल पुणे नगर निगम के सफाई कर्मियों को दरगाह के पीछे सफाई करने के दौरान मंदिर के कुछ अवशेष मिले। जब बारीकी से सफाई की गई तो यहाँ एक समाधि मिली। इसके साथ साथ 17वीं और 18वीं शताब्दी की तारीखें लिखे हुए अवशेष भी बरामद हुए। कहा जा रहा है कि ये अवशेष नारायणेश्वर मंदिर के हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर दरगाह का निर्माण किया गया। इथं पुरातन अवशेष सापडल्यामुळे जरा सफाई कामगारांनी काम थांबवलं की इथं काहीतरी वेगळं आहे। त्यांना मोठमोठे नाग इथं काल रात्री 11:30-12 वाजता सफाई करत असताना नाग त्यांना दिसले, म्हणून त्यांनी ते आम्हाला त्याची कल्पना दिली आणि आता सगळे नागरिक इथे येऊन जात आहेत। पुरातत्वाची माणसं पण इथे येणार आहेत। पोलीस चौकी विश्रामबागवाडा पोलीस चौकीतले इथं स्वतः शिंदे साहेब इथे येऊन गेले आणि त्यांनी सांगितले खरोखर इथं अवशेष सगळे आहेत। त्यामुळे आता पुढची प्रक्रिया काय होती ती माहिती नाही, परंतु या ठिकाणी आता नारायणेश्वर मंदिराचे अवशेष सापडल्यामुळे लोगों का आरोप है कि नारायणेश्वर और पुण्येश्वर मंदिरों पर ही छोटी बड़ी दरगाह बना दी गई।
लोगों का कहना है कि इससे पहले भी दरगाह के पीछे से मंदिर की मूर्तियां और पत्थरों पर उकेरे गए देवताओं के अवशेष इसी जगह से मिल चुके हैं। अवशेष असे आहेत की जे नारायणेश्वर मंदिराचं जे प्रवेशद्वार होतं त्या प्रवेशद्वाराच्या असलेल्या सगळ्या पायऱ्या, मध्यभागी असलेली त्याचे प्रवेशद्वार, त्याच्यावरती असलेली कोरीव कमान, त्या बाजूला एक समाधी स्थान सापडलेलं आहे। ते समाधी स्थान सुद्धा त्याच्या अवतीभोवती असलेला सगळा परिसर हा सगळा पुरातत्वीय अवशेषांकडे घेऊन जातो। अब लोग मांग कर रहे हैं कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से सर्वे कराया जाए ताकि साफ हो सके कि ये अवशेष कितने पुराने हैं और क्या वाकई मंदिर के ऊपर ही दरगाह बना दी गई है। तो कहा जा रहा है कि नारायणेश्वर मंदिर के ऊपर ये बाजार बना दी गई है, जिसके बाद अब हिंदुवादी संगठन नाराज हैं। हालांकि सच्चाई क्या है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन तनाव जरूर बढ़ता जा रहा है। और तनाव तो देखिए अमेरिका के एक शहर में भी बना हुआ है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी को लेकर के कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया, क्या है पूरा मामला और इन आरोपों पर ट्रंप का क्या कुछ कहना है, सुनिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस रिकॉर्ड में छेड़छाड़ के आरोप में कोर्ट के सामने पेश हुए। डोनाल्ड ट्रंप पर एक पॉर्न स्टार को पैसे देने और फिर उस पैसे को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के खर्च के तौर पर दिखाने के आरोप हैं। ट्रंप ने मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के सामने सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जज के सामने पेश किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 34 आरोप लगाए गए। This afternoon, Donald Trump was arraigned on a New York Supreme Court indictment returned by a Manhattan grand jury on 34 felony counts of falsifying business records in the first degree. Under New York state law, it is a felony to falsify business records with intent to defraud and an intent to conceal another crime. That is exactly what this case is about. 34 false statements. डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ट्रायल और जज पर भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि जहां सिर्फ 1% लोग रिपब्लिकन पार्टी को वोट करते हैं, वहां केस क्यों? केस को स्टेटन द्वीप पर क्यों नहीं चलाया जा रहा? जज और उनका पूरा परिवार ट्रंप से नफरत करते रहे हैं। जज की बेटी कमला हैरिस के लिए काम कर चुकी हैं और अब बाइडेन हैरिस कैंपेन चला रही हैं कंगारू कोर्ट। मैनहट्टन कोर्ट में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी 34 आरोपों में खुद को निर्दोष बताया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप पर 1,22,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई। Here's what we're going to talk about today. Here's what we're going to talk about today. We're going to talk about the insufficiency of this case. And I will say this to you. Today's unsealing of this indictment shows that the rule of law died in this country. Because while everyone is not above the law, no one's below it either. And if this man's name was not Donald J. Trump, there is no scenario we'd all be here today. कोर्ट से निकलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सीधे फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गए। तो देखिए ट्रंप ने तो अपने ऊपर सभी लगे आरोपों को बेबुनियाद बता दिया है। हालांकि अगली सुनवाई को लेकर के तारीख का ऐलान भी हो चुका है। और इसके अलावा पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, फिनलैंड के नाटो में शामिल होने को लेकर के क्या अपडेट है, दुनिया क्या कुछ इस पर कह रही है, सब कुछ आपको बताते हैं 2 मिनट की दुनिया के सेगमेंट में। आपराधिक मामले में गिरफ्तार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिहा कर दिया गया है। बता दें कि उन पर 34 आरोप लगे हैं, जिस पर कोर्ट में पेशी के दौरान ट्रंप ने अपनी सफाई दी और सभी आरोपों को गलत बताते हुए खुद को बेकसूर बताया। कोर्ट ने ट्रंप को करीब $1,22,000 का जुर्माना भरने का आदेश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूक्रेन में मानवाधिकारों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसको लेकर 28 देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने UNHRC में रूसी आक्रमण से उपजी यूक्रेन में मानवाधिकारों की स्थिति पर मसौदा प्रस्ताव का समर्थन किया। वहीं 2 देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने इस मसौदा प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि भारत सहित 17 देशों के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। रूस की पुरजोर कोशिशों और धमकियों के बावजूद फिनलैंड अब नेटो से जुड़ चुका है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से ही फिनलैंड लगातार नेटो में आने की जद्दोजहद में था और उसने पिछले साल फरवरी में युद्ध छेड़ने के बाद ही नेटो का सदस्य बनने के लिए आवेदन कर दिया था, लेकिन तुर्की इसका विरोध कर रहा था। लेकिन अब तुर्की ने भी फिनलैंड के नाम को मंजूरी दी। चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक पर ब्रिटेन ने 1,27 लाख पाउंड यानी करीब 130 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना बच्चों के डेटा के दुरुपयोग सहित प्राइवेसी से जुड़े नियमों को तोड़ने के लिए लगाया गया है। कहा गया है कि टिकटॉक ने यूके में 13 साल से कम उम्र के 14 लाख बच्चों को
2020 में ऐप का उपयोग करने दिया, जबकि प्लेटफॉर्म के अपने नियमों के तहत बच्चों को अकाउंट बनाने की अनुमति नहीं थी। सुरक्षा से जुड़े इस वीडियो को देखिए, जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। इस दौरान उनके लिए किए गए सुरक्षा इंतजाम को देख लीजिए। इमरान खान की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी कंधे के पीछे बुलेट प्रूफ बैलिस्टिक शील्ड लटका कर चलते दिखाई दे रहे हैं, जबकि इमरान को चारों तरफ से बैलिस्टिक शील्ड से घेर कर रखा गया ताकि उन पर कोई अटैक ना हो। तो इमरान खान पर पहले भी हमला हो चुका है, उन्हें गोली भी लगी थी, इसीलिए इमरान अब खुद अपनी टाइट सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। और देखिए, इधर बात करें सिक्किम की, तो यहाँ पर सैलानियों पर हमला किया है बर्फ ने। जी हाँ, एवलांच की वजह से गैंगटॉक में जो एवलांच आया है उसमें कई सैलानी जो हैं वो दब गए हैं। हालांकि अभी भी राहत बचाव काम जारी है। कई सैलानी ऐसे हैं जो लापता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। सिक्किम के ऊंचे पहाड़ों पर एवलांच आया और मुसीबतें साथ लेकर आया। देखते ही देखते बर्फ दरकने लगी। सैकड़ों टन बर्फ अचानक पहाड़ से खिसककर नीचे आना शुरू हो गई। मौत की रफ्तार से बढ़ती बर्फ को देख चारों ओर चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते बर्फ सैलानियों पर आ गिरी। चंद पल पहले मची चीख पुकार शांत सन्नाटे में तब्दील हो गई। एवलांच की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला, जेसीबी और बाकी उपकरणों के साथ गैंगटॉक में हादसे की जगह पहुंच गया। गैंगटॉक को नाथुला से जोड़ने वाली सड़क पर आई एवलांच की बर्फ को हटाने का काम शुरू किया गया। बर्फ के नीचे से 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन कम से कम 80 लोग अब भी बर्फ में दबे हुए हैं। इस हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है। स्नो का आनंद ले रहे थे और फोटोग्राफ्स खींच रहे थे। खबर ये मिली कि अचानक एक अवलांच आ गया और जिसमें वो लोग जो स्नो से खेल रहे थे अचानक दब गए। मैं साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले कितने सालों में यहाँ तो रेगुलर टूरिज्म चलता है, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह का 13th माइल पे अवलांच आने का इंसिडेंट या आसपास अवलांच के इंसिडेंट तो नहीं हुए। प्रशासन का कहना है कि सैलानियों को 15वें मील तक टूरिस्ट पास जारी किया गया था, लेकिन टूरिस्ट 13वें मील तक पहुंच गए, जहां ये बड़ी दुर्घटना हुई। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां मुख्यमंत्री प्रेम सिंह उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीमों को भी राहत और बचाव के काम में लगाया गया है, लेकिन बर्फ बहुत ज्यादा है, जिससे राहत और बचाव कार्य में परेशानी पेश आ रही है। विशेष गरी जुन घटना जुन 13 माइलमा घट्यो या छङ्गुमा जाँदाखेरि यसको लागि म विशेष गरेर म एकदमै दुःखी छु। अनि यसमा धेरैजना रेस्क्यु गरिसक्यो हाम्रो राज्य सरकारको टिमले अनि एनडीआरएफको टिमले। विशेष गरेर म दिल्लीमा थिएँ। बर्फ बेहद ज्यादा है और कौन कितना नीचे दबा है इसका पता नहीं चल पा रहा। स्निफर डॉग्स की मदद से भी लोगों को बचाने का काम जारी है। तो देखिए, बर्फ के नीचे जिंदगी की तलाश लगातार जारी है। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ऐसा लग रहा है कि लोगों को बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन युद्ध स्तर पर वहां पर बचाव कार्य जारी है। और युद्ध स्तर की बात आपने की दीपिका, तो कोरोना को लेकर के भी युद्ध स्तर पर अब काम किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और डराने वाले हैं। ऐसे में राज्य सरकारों की टेंशन भी बढ़ गई है। कोरोना को लेकर क्या है पूरा अपडेट, आपको 1 मिनट की हमारी रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। भारत में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। हर राज्य, हर शहर में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते आंकड़े एक बार फिर चिंता बढ़ा रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3038 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 711 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में कोरोना वायरस की चपेट में कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव पाई गए, जबकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इधर देश की राजधानी में भी कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट भी डराने वाला है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 521 नए मरीज मिले। दिल्ली में अब कोरोना के सक्रिय मरीज 1700 के पार पहुंच गए हैं, जबकि संक्रमण दर 15.64% है। देश में 72 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। दिल्ली के 9, केरल के 12 और महाराष्ट्र के 6 जिलों में कोरोना के सबसे ज्यादा केस मिल रहे हैं।
कर्नाटक में भी कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और 24 घंटे में कोरोना के मरीजों की संख्या 324 पाई गई है। कभी पत्थरबाजी का गवाह रहा लाल चौक श्रीनगर का अब एक नई तस्वीर सामने पेश करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि लाल चौक का नव निर्माण किया जाएगा। यहाँ दरअसल श्रीनगर में G20 की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर के लाल चौक को एक बेहद ही नया रूप दिया गया है, नए अंदाज में उसे सजाया गया है। आप भी देखिए। श्रीनगर का ऐतिहासिक लाल चौक सैकड़ों चर्चित घटनाओं का गवाह रहा है। कभी यहाँ आए दिन पत्थरबाजी होती थी, विरोध प्रदर्शन होते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। लाल चौक का भूगोल भी बदलने वाला है। पुराने घंटाघर को तोड़कर नया घंटाघर बनाया जा रहा है। हम इस वक्त लाल चौक में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये ऐतिहासिक लाल चौक है और यहाँ पे जो पुराना घंटाघर था उसको तोड़कर एक नए घंटाघर की तामीर अब होगी और उस घंटाघर की ऊंचाई जो हाइट जो है उसमें भी इजाफा किया जाएगा। साथ साथ जो लाल चौक का कॉरिडोर है उसको भी रीडेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे रोड्स को बनाया जा रहा है, लेन्स को डेवलप किया जा रहा है और साथ में जो ड्रेनेज का सिस्टम है उस पर भी एक स्पेशल फोकस है इस वक्त श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। G20 बैठक से पहले सरकार ने लाल चौक के नव निर्माण का काम शुरू किया है। देखिए, जो यहाँ के ताजर जो टैक्स पेयर्स हैं उनका किसी जगह ख्याल नहीं रखा गया। उनका कारोबार ख़त्म है। जो इस वक्त काम हो रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे, वो काम बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से हो रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर की गलियों और चौक का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 908 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक कॉरिडोर बनाया गया है लाल चौक के अंदर जहां टूरिस्ट और आम लोग जो है वो बैठ सकेंगे। लाइटिंग का खास उस पर ध्यान रखा गया है और साथ में साथ ड्रेनेज सिस्टम का भी। ग्रीनरी जो अभी लाल चौक में नहीं दिख रही है, पेड़ पौधे लाल चौक में नहीं है और वो पेड़ पौधे भी लाल चौक में लगाए जाएंगे। कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध भी कर रही हैं। आरोप है कि विकास के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। तरीके से बन रहा है, तोड़फोड़ चल रही है और जिस तरीके से सड़कों को ब्यूटिफिकेशन के नाम पर तंग किया जा रहा है, इससे प्रॉब्लम्स ही हो जाएंगे। कभी लाल चौक पर घूमना भी मुश्किल था, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद लाल चौक पर तिरंगा शान से लहरा रहा है। 26 जनवरी को लाल चौक का घंटाघर ट्राई कलर लाइटों से जगमग दिखा था। बीते दिनों राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद यहाँ पर तिरंगा फहराया था। तो देखा आपने किस तरीके से कश्मीर बदल रहा है और इस बदलते हुए कश्मीर की खूबसूरत तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। और खूबसूरती को तो वायरल होना ही चाहिए। देखिए, आपको बताएं, खूबसूरत सा ई रिक्शा भी वायरल हो रहा है और इसके अलावा एक दूल्हे को जब स्टेज पर अपनी शादी के एक सरप्राइज मिला, वो भी वायरल है। और क्या कुछ देश में वायरल है वो भी दिखा देते हैं सिर्फ 2 मिनट में। कुत्तों का आतंक देखिए। स्कूटी सवार महिला को कुत्ते दौड़ा रहे हैं। महिला कुत्तों से बचने के लिए बाइक की स्पीड बढ़ाती है, तभी बैलेंस बिगड़ता है और महिला सड़क के किनारे खड़ी कार को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी पर सवार 2 महिला और एक बच्चा सड़क पर जा गिरे, जिसमें महिला को चोटें भी आई हैं। ये वीडियो ओडिशा का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। चारों तरफ सन्नाटा है और चौराहे पर ई रिक्शा अपने आप चल रहा है। चौराहे पर ही चक्कर लगाता है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। ये वीडियो असम के डिब्रूगढ़ का बताया जा रहा है। यूजर्स इसे भूतिया रिक्शा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो में 2 युवक नजर आ रहे हैं। एक ट्रैक्टर के साइलेंसर के जरिए हथनुमा आकार के एक गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश करता है, तभी अचानक गुब्बारा फट जाता है और पास में बैठे युवक का पूरा चेहरा ब्लैक हो जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की हंसी नहीं रुक रही है। क्या कभी आपने डॉग को वॉलीबॉल खेलते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। डॉग के साथ एक शख्स वॉलीबॉल खेलते हुए दिख रहा है और वो डॉग को फाउल करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉग के सामने शख्स की एक नहीं चलती और डॉग ये मैच जीत लेता है। इतना ही नहीं, ये डॉग जितना बेहतरीन वॉलीबॉल खेलता है उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा ये फुटबॉल का गोलकीपर है।
शादी को यादगार बनाने के लिए दोस्त कुछ भी कर जाते हैं। ये वीडियो देखिए। रिसेप्शन चल रहा था, तभी बुर्का पहने वहाँ एक महिला धड़धड़ाती हुई स्टेज पर पहुंची और दूल्हे के गले लग जाती है। दूल्हा बेचारा कुछ समझ नहीं पाता और घबराहट में इधर उधर देखने लगता है। नई नवेली दुल्हन भी उनके मिलने के अंदाज को देखकर असहज हो जाती है। तभी बुर्के वाली महिला का चेहरा खुलता है। देखिए, सोशल मीडिया पर काफी कुछ ट्रेंड हो रहा है और मंगलवार को जो बारिश दीपिका बेंगलुरु में हुई ना, वो भी सोशल मीडिया पर नजर आता रहा और लोगों को कितनी परेशानी जरा सी बारिश में हुई, वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड होती रही। क्योंकि जरा सी बारिश और बेंगलुरु शहर जो है वो पूरी तरह से दरिया में तब्दील हो गया। उसके बाद जो ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। झमाझम बारिश हुई और शहर समंदर में तब्दील हो गया। गली मोहल्ले, चौक बाजार, हर तरफ पानी ही पानी भर गया। चंद मिनट की बारिश ने आलीशान शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। ये तस्वीरें हैं हाईटेक सिटी बेंगलुरु की। शाम के वक्त हुई बारिश ने पूरे शहर को परेशान कर दिया। लोग घुटनों तक गहरे पानी के बीच से गुजरते हुए नजर आए। शहर के महादेवपुरा में पानी भरा रहा। देवनहल्ली में भी वाटर लॉगिंग हुई। तस्वीरों में आप परेशानी से जूझते हुए लोगों को देख सकते हैं। शहर के कई इलाके जलमग्न रहे और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई अहम सड़कों पर पानी भी भर गया। शाम के वक्त ऑफिस से घर के लिए निकले लोग देर रात तक घर नहीं पहुंच पाए। साइबर सिटी से घर निकलने वाले लोगों को भी खासी परेशानी हुई। घंटों ट्रैफिक से जूझने के बाद लोग जैसे तैसे घर पहुंचे। तेज आंधी के साथ आई बारिश के चलते कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर चेन्नई भेजा गया। कई फ्लाइट्स को उतरने में काफ़ी वक्त लगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाली सड़क भी लबालब पानी में भर गई, जिससे एयरपोर्ट पहुंचने वालों को खासी परेशानी हुई। ये सब कुछ थोड़ी देर की बारिश में हुआ। यदि बारिश का दौर कुछ देर और चलता तो बेंगलुरु में आपदा सरीखे हालात हो जाते। गनीमत रही कि पानी धीरे धीरे खुद उतर गया और लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जहां पर कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट लगते थे पहुंचने के लिए, वहां पर घंटों घंटों लग गए। और ऐसी परेशानी का सामना बांदीपोरा में भी लोगों को करना पड़ा, क्योंकि बर्फबारी हुई जिसके बाद सड़कें बंद हो गई। सड़कों को खुलवाने का काम शुरू हुआ, लेकिन इस दौरान लोग परेशानी से जूझते नजर आए। कश्मीर के कई इलाकों में अब भी भीषण बर्फबारी का दौर जारी है। आमतौर पर अप्रैल आते आते बर्फबारी खत्म हो जाती है, लेकिन इस साल बर्फबारी अब तक हो रही है। बांदीपुरा में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर कई फीट मोटी बर्फ जम गई। कश्मीर घूमने पहुंचे टूरिस्ट भारी बर्फबारी की वजह से परेशान हो गए। बर्फबारी के बीच 13 गाड़ियां फंस गईं, जिसमें 150 के करीब लोग सवार थे। हाईवे पर कई घंटे तक वाहन फंसे रहे। जिला प्रशासन को सूचना मिलते ही तुरंत रेस्क्यू टीम को मौके पर रवाना किया गया। बीआरओ की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। जरूरी साजो सामान के साथ पहुंची रेस्क्यू टीम ने सड़कों पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया। राजदान पास को बीआरओ ने इस सर्द मौसम में भी खोल कर रखा है और वहीं से वाहन गुजर रहे थे। कई घंटों की मशक्कत के बाद बर्फ हटाई जा सकी और बर्फ में फंसे वाहनों को भी धीरे धीरे कर बर्फ से बाहर निकाला गया, जिसके बाद सभी वाहनों को रवाना किया गया। इधर रोहतांग टनल के करीब भी भीषण बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर बर्फ जमी हुई है, जिससे हादसे होने का डर लगातार बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से धीमी गति से गाड़ी चलाने की अपील की है। बीआरओ ने रोहतांग पास को भी खोल दिया है, जिससे सैलानियों की भीड़ यहां भी लगी हुई है।